गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हेलो, माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जो रतनगढ़ में श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें कक्षा 6 में मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बोर्ड पर नोट्स के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारे 2 अध्याय है वो पूरे हो चुके हैं। हमारा जो तीसरा अध्याय है वो चल रहा है। तीसरा अध्याय का नाम है प्रारंभिक नगर या आरंभिक नगर। इस अध्याय में हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा बिंदु है भवन, नाले और सड़कें, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके अध्ययन से पहले आपको इस सभ्यता के बारे में जो मैंने पिछले 2-3 दिनों से समझाया था उसका हम वापस पुनः रिवीजन करते हैं। जैसा कि बच्चों पता है आपको, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खुदाई हुई थी आज से 150 वर्ष पहले, जब अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया था तो इन्हें ईंटों की आवश्यकता हुई। वो एक स्थान से, पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान से उनको अचानक ईंटें निकलनी या मिलनी शुरू हो गई थी जहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। आज से करीब 100 साल पहले 1920 के दशक में जब पुरातत्ववादी और इतिहासकारों ने इस स्थल की खोज की तो उन्हें पता चला कि यहाँ एक समृद्ध, विकसित, कुशल, अत्यंत समृद्ध सभ्यता थी, जिस सभ्यता को उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की उत्खनन हुआ था। इस स्थल का नाम हड़प्पा था क्योंकि इस स्थल का उत्खनन या इस साइट का या इस जगह का उत्खनन सबसे पहले हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता का उद्गम और विकास सिंधु घाटी या सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुआ था। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, जो प्रमुख नदियाँ थी उसमें सरस्वती थी। सरस्वती नदी का जो बहाव क्षेत्र था वो हरियाणा और राजस्थान की ओर था। अभी कुछ स्थानों पर खोज हुई है जहाँ पर भूगर्भ में सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र का पता लगाया गया है। ऐसे पता चलता है कि ये जो नदी थी यह भूगर्भीय हलचलों के कारण विलुप्त हो गई और यह नदी है वो राजस्थान के आंतरिक भागों में आज भी बहती है, जिसका नाम सरस्वती नदी था। जो प्राचीन विलुप्त सरस्वती नदी थी उसके किनारे पर यह सभ्यता है वो विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने बच्चों बताया था, कल और परसों मैंने आपको यहाँ के जो नगर थे उनकी क्या क्या विशेषता थी इनके बारे में बताया था। जैसा कि बच्चों आपको पता है इस सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। इन नगरों की जो बसावट थी, ये नगर थे वो उस समय के महानगर थे। जैसे आज के जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई है, वैसे ही उस समय के काल के प्रमुख ये नगर हुआ करते थे। ये समस्त नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिले हैं, जिनके उन उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं, ये समस्त या इन समस्त नगरों की बसावट एक समान थी। ये समस्त नगर थे वो एक जैसे थे। विशाल नगर, उसके अंदर चारों ओर परकोटा, विशाल सड़कें, मुख्य नालियाँ, वृहद राजमार्ग, एक दूसरे से जोड़ते हुए राजमार्ग, चौड़ी और विस्तृत सड़कें, सड़कों के किनारे पर नालियों का होना, सड़कों के दोनों ओर मकानों का होना, प्रत्येक मकान या आवास की बनावट एक समान होना,
प्रत्येक मकान या लगभग अधिकांश मकानों में स्नानागार होना, मुख्य नालियों का या घरों की नालियों का गली की नाली में मिलना और गली की नाली का मुख्य नाले में मिलना, नालों का अंडरग्राउंड होना, उनके ऊपर सफाई के लिए मेन होल का बनना और प्रमुख नालों का शहर के बाहर जाकर गिरना, ये जैसी बनावट थी वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक जैसी दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उनकी बसावट है वो लगभग एक समान थी, एक समान ये नगर थे, एक समान विस्तृत थे, एक समान विकसित थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं आज का जो हमारा बिंदु है बच्चों, उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका नाम है भवन, नाले और सड़कें। इससे पहले बच्चों आपको मैंने कल बताया था कि जो ये आरंभिक नगर थे उनकी क्या विशेषता थी। इनकी विशेषता क्या थी आपको जैसे पता है, ये जितने भी नगर हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, ये समस्त नगर एक या दो से अधिक हिस्सों में बटे हुए थे। जो पश्चिम भाग होता था वो छोटा होता था और जो पूर्वी भाग था वो बड़ा होता था। पश्चिम भाग जो छोटा था वो ऊंचाई की ओर बना हुआ था, जबकि पूर्वी भाग जो बड़ा था वो नीचे की ओर बना हुआ था। इसलिए इसे ऊपरी नगर और निचले नगर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम भाग छोटा था जिसे ऊपरी नगर, और पूर्वी भाग बड़ा था जिसे हम निचला नगर कहते हैं। पश्चिम भाग का जो छोटा था उसमें राजा, सामंत, पुरोहित वगैरह रहते थे, जबकि जो निचला भाग था उसमें किसान, मजदूर और श्रमिक रहा करते थे। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये ईंटें इतनी सुखाकर और पकाई जाती थी कि हजारों साल बीतने के बावजूद भी ये ईंटें आज भी की वैसी बनी हुई है। इनमें खूब मजबूती दिखाई देती है। कुछ नगरों में नगर दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, एक विशाल स्नानागार के चिन्ह मिले हैं। इस विशाल स्नानागार के दोनों ओर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। इसका जो आंगन था, फर्श था, उसे प्लास्टर किया गया था और उस पर चारकोल का लेप किया गया था, जिससे कि कहीं भी रिसाव होने की संभावना नहीं थी। ईंटों को इतनी मजबूती से जोड़ा गया था, एक दूसरे के अंदर कनेक्ट किया गया था कि कहीं भी हमें सुराग दिखाई नहीं देता है। ऐसा इसके ये जो विशाल स्नानागार है इसके ऊपर की ओर चारों ओर कमरे बने हुए थे, जिनका प्रयोग है वो विशेष अवसरों पर किया जाता था। ये विशेष जब धार्मिक उत्सव होते थे, विशेष जब त्योहार होते थे, तो जो पुरुष थे वो इस विशाल स्नानागार का प्रयोग करते थे। विशाल उत्सवों के समय इसका प्रयोग है वो स्नान आदि के लिए किया जाता था। इसका जो तलहटी भाग है, जो निचला भाग है स्नानागार का, उसके चारों ओर अंडरग्राउंड नालियां भी बनी हुई थी। चारों ओर अंडरग्राउंड जो नालियां थी उनका विकास किया गया था, जिससे कि स्नानागार को खाली करने के लिए या स्नानागार को गंदे पानी को निकालने के लिए इन नालियों का प्रयोग किया जाता था और कुएं के माध्यम से साफ और स्वच्छ पानी है वो भर दिया जाता था। साफ और स्वच्छ पानी है उसको प्रयोग कर दिया जाता था। तो इस प्रकार हम विशाल स्नानागार के बारे में हमने देखा है। ऐसा हमें विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, एक विशेष प्रकार की इमारत के रूप में मिला है। यहाँ से कोई जो विशिष्ट अवसर होते थे उसमें इसका प्रयोग है वो स्नान आदि के लिए किया गया था। वहीं दूसरी हमें कालेबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, जिनमें यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगर हैं, उनमें विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं, जो भवन अन्नागार के रूप में शायद प्रयोग में लाए जाते रहे होंगे। शायद अन्नागार के रूप में इनका प्रयोग किया जाता रहा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हड़प्पा कालीन जो नगर थे उसमें कुछ नगरों में विशेष इमारतें हैं वो भी बनी हुई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है
उसकी ओर हम दोबारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में जो घर थे वो आमतौर पर एक मंजिला या अधिकांश मकान 2 मंजिला मिले हैं। अधिकांश मकानों में 3 या 4 कमरे होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे और छत पर जाने के लिए सहतीर या सीढ़ियां लगाई गई थी या बनाई गई थी। कमरे थे वो एक समान थे। कमरों का आकार था या स्वरूप था वो एक जैसा था। कमरों में कहीं भी हमें विभिन्नता देखने को नहीं मिली है। प्रत्येक घर में स्नानागार बनाया जाता था जो घर के एक कोने के अंदर जहाँ से घर का दरवाजा निकलता था वहीं बना हुआ होता था। वहीं प्रत्येक घर में हमें कुछ घरों में कुएं के भी अवशेष मिले हैं। जो प्रमुख घर का जो स्नानागार होता था उससे जो नाली निकलती थी वो घर की नाली में मिल जाती थी और घर की नाली है वो जो सड़क की नाली या जो गली की नाली होती थी उसमें जाकर गिरती थी। तो हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनके घर आमतौर पर 1 मंजिला या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में तो हमें कुएं के भी अवशेष मिले हैं, कुएं भी मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले भी मिले हैं जिन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। जो सड़कें थी वो सीधी थी। घरों के अंदर जो गलियों की जो सड़कें थी वो भी सीधी होती थी। सड़कें एक दूसरे को सीधे समकोण पर काटती थी। जो घर के नाले होते थे और जो गली के नाले होते थे उन्हें सावधानी पूर्वक बनाया गया था। ये नाले ये नालियाँ हैं वो गली के बाहर जो मुख्य नाली होती थी उसमें मिल जाती थी। जो मुख्य नालियाँ होती थी वो अंडरग्राउंड होती थी, वो ढकी हुई होती थी और इनके ऊपर सफाई करने के लिए मेन होल बनाए गए थे जिनका प्रयोग समय समय पर सफाई के लिए किया जाता रहा होगा। हर नाली में हल्की ढलान होती थी जिससे कि पानी नीचे आसानी की ओर बह सके। अक्सर घरों की नालियाँ थी वो सड़कों की नालियों से जुड़ती थी। पर यह देखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के काल में दौरान कि जो घर की नालियाँ थी वो सड़कों की नालियों में मिल जाती थी। यानी प्रत्येक घर से जो नाली निकलती थी वो सड़क की मुख्य नाली में मिल जाती थी और सड़क की मुख्य नाली जो सड़क के पार जो नाला होता था उसमें जाकर गिर जाती थी या उसमें जाकर मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मेन होल बनाई जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन पर जगह जगह मेन होल बनाए गए थे या मेन होल बनाए जाते थे जिन्हें समय समय पर साफ किया जाता था या जिन्हें समय समय पर जिनकी सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। घर थे वो एक समान थे, नाले मुख्य नाले थे वो समान एक दिशा में बने हुए थे। सड़कों का निर्माण भी सुव्यवस्थित था। जो गलियों की सड़कें और जो मुख्य चौराहों की सड़कें थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी। गलियों की जो सड़कें होती थी सामान्यतः वो 6 से 7 फुट तक होती थी। जो प्रमुख सड़कें होती थी जो नालियों की सड़कों से मिलती थी उनकी चौड़ाई करीब 10 फुट होती थी और जो प्रमुख राजमार्ग की सड़कें होती थी उनकी चौड़ाई थी वो 20 से 25 फीट तक होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे घर हो, चाहे नाले हो, चाहे सड़कें हों, सिंधु काल में इन सब का निर्माण है वो योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। सिंधु काल में इनका निर्माण है वो योजनाबद्ध ढंग से किया गया था। हड़प्पाकालीन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घरों में आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में हमें कुएं के भी अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग प्रत्येक घर में कुआं होता था। कई नगरों में ढके हुए नालियों में मिले जिन्हें सावधानी से सीधी रेखा में बनाया जाता था। इनके ऊपर मैन होल बने हुए होते थे जिनका प्रयोग समय समय पर सफाई के लिए किया जाता था। अक्सर घरों की जो नालियाँ थी वो सड़कों की नालियों में मिल जाती थी।
नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, इन पर जगह जगह पर मैन होल खोदे गए थे। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया गया था, योजनाबद्ध ढंग से बनाया गया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, भवन, नाले और सड़कें हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है। हड़प्पा कालीन नगरों के जो घर थे वो 1 या 2 मंजिला थे। इनके भवन, नाले और सड़कें थे वो उत्तम थी, कुशल थी। कुशल इंजीनियरिंग का उस समय प्रयोग किया गया था। तो आज का जो टॉपिक है मैं बीच में से हटता हूँ, इसको आप जूम कर लें, आपको दिख गया होगा। आपको आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई दे रही है। इसको आपको लिखना है, देखना है, समझना है, फेर कॉपी डाल रहे हैं। आपका सिलेबस शुरू हो चुका है, आपको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।